दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान के वीवीआई प्रश्नों का पार्ट 2 को लेके आए हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स के और 10 प्रश्न को कवर करेंगे। तो इसमें हम लोगों का पहला प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोस को आप देख पाएँ। अगर वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा प्रश्न है जो हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 2022, 23 और आने वाले सभी एग्ज़ाम में इसे पूछा जाएगा। इस बार भी इसे पूछा जाएगा 100%, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको हर साल पूछा जाता है। ठीक है, जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, उत्तल लेंस के लिए किरण आरेख खींचिए। ठीक है, जब वस्तु की स्थिति F1 और वक्रता केंद्र O के बीच स्थित हो, ये कंडीशन रहेगा। तो वहाँ पे आपको लिखा रहेगा कि उत्तल लेंस के लिए एक किरण आरेख खींचिए जब वस्तु की स्थिति फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। हमने इसको शॉर्ट में लिखा है, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा फोकस दूरी और वक्रता केंद्र O के बीच स्थित हो। तो इसको आपको बिल्कुल इस तरह से खींचना है। अगर आपको ये खींचने नहीं आता है तो हमने एक वीडियो डाला है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। फिजिक्स के वीवीआई क्वेश्चन वाले एक लिस्ट हमने बनाया हुआ है, उसमें है। तो उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उत्तल लेंस में जो इस तरह का जो प्रश्न बनता है किरण आरेख, तो वो आप उसको आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 12वां क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो हम लोग उसका आंसर देखेंगे। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तथा गुजरने के बाद वायुमंडल में उपस्थित कणों के कारण प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये भी आंसर हमने काफ़ी सरल शब्दों में लिखा है, तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव क्या है? चलिए हम लोग उसका आंसर देख लेते हैं। विद्युत विभव क्या है, हम लोग इसका आंसर पढ़ते हैं। विद्युत विभव का बड़ा ही सिंपल आंसर हमने लिखा है, इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W/Q। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव V बराबर क्या होता है, W/Q। किया गया कार्य और क्या है, ये धनावेश है। तो क्या हुआ, V बराबर W/Q। इसका एक और लिखना है, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसे V से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, यहाँ पे हमने प्रश्न को नहीं लिखा है, आप प्रश्न को लिख लेंगे कि उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर लिखें। और उसके बाद आपको ये लिखना है, ये लिखना है, और उसके बाद इसका अंतर हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग इसका अंतर देखते हैं। पहला अंतर है, इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। किसमें, उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। उसके बाद इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है, अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। यहाँ पे लिखना है आपको, बड़ा होता है। यहाँ पे छोटा होता है और ये बड़ा होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। सॉरी, वहाँ पे आंसर गलत लिखा गया था, हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में आपको अंतर लिखना है। पहला अंतर है, उत्तल दर्पण में क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हमने उधर उल्टा लिख दिया था, अब उत्तल में अवतल का और अवतल में उत्तल का लिख देते हैं। आपको ये वाला आंसर लिखना है, उत्तल दर्पण यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और इसी कारण से इसका उपयोग गाड़ी, जो हम लोग बाइक चलाते हैं उसमें जो साइड मिरर लगा होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। क्यों, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, उसका अवतल दर्पण, इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। उसका तीसरा हम लोग देखेंगे, इसकी परावर्तक सतह उभरी होती है। आप अगर देखेंगे तो इसकी परावर्तक सतह ये ऐसे होता है, ऐसे,
और ये ऐसे होता है। इसका परावर्तक सतह उभरा होता है, ठीक है। इसकी परावर्तक सतह धसी होती है। उसका चौथा है, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और इसी कारण से इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, दाढ़ी बनाने में जो सैनूल में इस्तेमाल होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला हम लोग एक और इसका देख लेते हैं। इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, किसमें, उत्तल दर्पण में, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष क्या है, और ये 15वां नंबर क्वेश्चन पार्ट 2 का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। हमने सीरियली लिखा है क्योंकि हमने 20 क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इन प्रश्न को एग्जाम में अगर याद कर लेते हैं तो ये मतलब कम टाइम के लिए बहुत आसान एक नोट है। आप इतना कर लेते हैं तो एग्जाम में आप साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे के प्रश्न को पढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष क्या है। मानव नेत्र का एक ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे तथा पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखे। दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगा। अगर निकट दृष्टि दोष होता तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखता और दूर की नहीं। दूर की है तो दूर की स्पष्ट दिखेगी और नजदीक की नहीं। यही बात को लिखना है। मानव नेत्र का एक ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे तथा पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हम लोग 16वां प्रश्न देखेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इस तरह से हम लोग पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जरा दूरदर्शिता से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो प्रश्न का आंसर हमने लिखा है, मानव नेत्र का एक ऐसा दोष जिसमें निकट एवं दूर की वस्तु स्पष्ट स्पष्ट नहीं प्रतीत होता है। मतलब दूर भी रखी हुई वस्तु को ऐसा, मतलब ये दोष जिसके आंख में हो जाता है, ये दोष ज़्यादातर उम्र बढ़ने के साथ ही होता है। ना तो नज़दीक की वस्तु सही से दिखती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है। तो इसी को हमने लिखा, मानव नेत्र का एक ऐसा दोष जिसमें निकट एवं दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं प्रतीत हो, यानी स्पष्ट नहीं दिखाई दे या स्पष्ट नहीं प्रतीत होता है, तो ऐसे दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इसके निवारण के लिए अवतल एवं उत्तल लेंस से बने, यहाँ पे प्रतिबिंब में लिखा गया था, अवतल एवं उत्तल लेंस से बने बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसे बीमारी से पीड़ित आदमियों को क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस के द्वारा हम लोग इसका इलाज करते हैं। आगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। हमने इससे पहले ही समझा था, क्योंकि उत्तल दर्पण का क्या होता है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है। इतना बात हमने प्रश्न से लिखा है, क्योंकि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र भी बड़ा होता है। बस इतना ही लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को भी आप याद कर लें। बहुत आसानी शब्दों में हमने लिखा है, तो इसे याद करना बहुत सिंपल हो जाएगा। हम लोग 19वां और 20वां प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। हमने इनमें जितने भी प्रश्न को सिलेक्ट किया है वो बहुत हाई रेटिंग प्रश्न है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आपने अभी तक विज्ञान में कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इन प्रश्न को जरूर याद करें। आप इनमें से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखेंगे और उसे कर भी पाएंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश 7 रंग में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब हम लोग किसी श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो क्या होगा, वो श्वेत प्रकाश 7 रंग में विभक्त हो जाता है, ठीक है। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी प्रकाश के रंग का अलग अलग रंगों में बंटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बहुत आसान है। हम लोग इसका लास्ट प्रश्न देख लेते हैं।
तो इसमें एक और प्रश्न है, विद्युत फ्यूज क्या है। तो विद्युत फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल आंसर हमने लिखा है, तो चलिए हम लोग आंसर को पढ़ लेते हैं। फ्यूज शीशे एवं टीन का मिश्र धातु होता है, इसका गलनांक कम होता है। कम क्यों? क्योंकि अगर किसी भी विद्युत परिपथ में इसका उपयोग किया जाता है तो उससे एक फ़ायदा होता है कि उसमें हमने अगर टीवी, रेफ्रिजरेटर, अगर बहुत सारे उपकरण को जोड़ रखा है, तो अगर विद्युत धारा की मात्रा अधिक मात्रा में जाए, अगर ये फ्यूज़ नहीं होगा तो क्या होगा, वो सारे उपकरण खराब होने की संभावना 90% से ज़्यादा होती है। लेकिन ये फ्यूज लगा रहने के कारण अगर उसमें ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वो यहाँ वहाँ से कट जाता है, गल जाता है, उसका तार क्या होता है, इसीलिए क्या होता है, इसका गलनांक कम होता है। तो वो गल जाने के कारण तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगा, तो उसके बाद जो भी सारे उपकरण हैं, मोबाइल, चार्जर और फ्रीज वगैरह वगैरह जो भी है, पंखा है, वो सब बच जाएगा। इसी को बचाने के लिए विद्युत फ्यूज को हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, फ्यूज शीशे एवं टीन का मिश्र धातु होता है, इसका गलनांक कम होता है, इसका उपयोग किसी भी विद्युत परिपथ में बड़े बड़े उपकरणों को विद्युत धारा के प्रवाह से बचाने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा पार्ट 2 था। अब हम लोग पार्ट 3 में केमिस्ट्री के 20 प्रश्न को देखेंगे। फिर पार्ट 4 और 5 और 6 में हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी के प्रश्न को देखेंगे। इस तरह से हमने आपको 20 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दे दिया है। तो 20 में से आपके एग्जाम में कम से कम 3 प्रश्न का आना फिक्स है। आप इनमें से 3 प्रश्न एग्जाम में 100% देखेंगे। 8 प्रश्न फिजिक्स का 2 नंबर का होता है, उसमें से आप 3 प्रश्न इन 20 के अंदर से देखेंगे। बाकी अगर 4 आ गया तो आ गया, नहीं तो 3 प्रश्न 100% इसी से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।